स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के उत्तर लेखन श्रृंखला में। और अभी तक हमने पिछले 3 दिनों में कला और संस्कृति, आधुनिक भारत, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और व्यक्तित्व पर प्रश्न हल किए। आज के सेशन में हम लोग आजादी के बाद का भारत और आधुनिक विश्व इतिहास के प्रमुख घटनाओं पर कुछ प्रश्नों का उत्तर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए टॉपिक जो है जिस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं ये है स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन के 552 से लेकर के 565 के आसपास की जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनका कैसे भारत संघ में विलय कराया गया। उसके बाद नेपाल, भूटान और सिक्किम की क्या स्थिति थी। फ्रांस के कुछ क्षेत्र भारत में बचे हुए थे, पुर्तगाल के कुछ क्षेत्र भारत में बचे हुए थे, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, माहे, कराईकल, चंद्रनगर, ये सब बचे हुए थे। या फिर जनजाति क्षेत्रों का भारत संघ में कैसे एकीकरण कराया गया। तो स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, और 1956 में जब सब कुछ ये एकीकरण हो गया तो 1956 में पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना करके उस समय स्टेट्स बनाए गए, फिर राज्य बने और उन्हें यूनियन टेरिटरी बोलते हैं दूसरे कैटेगरी में, जिसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन विश्व के इतिहास में, ध्यान दीजिएगा, विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी। 18वीं शताब्दी के मध्य से खास तौर पे ये घटनाएं शामिल की जाती हैं। तो जब आप 18वीं शताब्दी कहते हैं ना तो 1701 से होता है, और 18वीं शताब्दी का मध्य कहते हैं तो 1750 और हमारी तरफ बढ़ते हुए ये घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण और राष्ट्र राज्यों का उदय, साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का किस प्रकार से उदय हुआ। फिर उपनिवेशीकरण, कॉलोनीज बनाई गई, फिर कालांतर में उन उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी हासिल की, तो वी उपनिवेशीकरण, तो उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद से मुक्ति या वी उपनिवेशीकरण। फिर राजनीतिक विचारधाराएं जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि जैसे जैसे राजनीतिक दर्शन, उनके रूप और समाज पर प्रभाव। ठीक है, ये टॉपिक हम ले रहे हैं। इससे संबंधित पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो औद्योगिक क्रांति से संबंधित है कि जब वस्तुओं का उत्पादन हाथ से ना करके मशीनों के द्वारा किया जाने लगा और कारखानों की स्थापना की गई। और हम ये भी जानते हैं कि विश्व में प्रथम देश जो औद्योगिकृत हुआ वो इंग्लैंड था, उसके बाद यूरोप के अन्य देश, संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह। तो औद्योगिक क्रांति, ठीक है, दो शब्द हैं, औद्योगिकरण और औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जब आप औद्योगिकरण कहते हैं तो ये उत्पादन की बदलती हुई प्रकृति को दिखाता है कि हाथ से बनते हुए सामान अब हाथ से बनने के अलावा बड़े पैमाने पर मशीनों से जब बन रहे होते हैं तो मशीनीकरण और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाने लगता है, तो बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं के उस उत्पादन को क्रांति, क्रांति आप जानते हैं, क्रांति शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? जब आमूल चूल परिवर्तन हो, जब व्यापक स्तर पे पूर्ण परिवर्तन होता है, सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं, तब हम क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी प्रगति की एक लहर को उत्पन्न किया।
तकनीकी प्रगति की एक लहर को उत्पन्न किया। तो सेंट्रल थीम हमें क्या मिला परिचय देने के लिए प्रश्न में? सेंट्रल थीम हमें मिल गया औद्योगिक क्रांति। तो जो 25 से 30 शब्दों में हम परिचय देंगे वो सेंट्रल थीम यही होगा, औद्योगिक क्रांति। और प्रश्न की मुख्य मांग क्या है? प्रश्न की मुख्य मांग है तकनीकी, जिस पे प्रश्न है ये, तकनीकी प्रगति की एक लहर को उत्पन्न किया। भाप का इंजन, जेम्स वाट, बोले तो वाट लगा देंगे, जेम्स वाट मतलब ताकत, शक्ति। शक्ति किसकी शक्ति? भाप की शक्ति। और मशीनों का संचालन। फिर तकली से धागे ना बना करके कॉटन जिन, एक मशीन जिससे बड़े पैमाने पर कपास से धागों का उत्पादन होने लगा। फिर रेलवे का विकास, टेलीग्राफ लाइन संचार माध्यमों का विकास, बिजली का विकास। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना हमने, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी प्रगति की एक लहर को उत्पन्न किया, ठीक है। तो प्रश्न की मुख्य मांग तकनीकी प्रगति की लहर पर है, एक। दूसरा, जिसने मानवता को आधुनिक युग में बढ़ाया, आधुनिक युग की ओर मानवता को बढ़ा दिया, आगे ढकेल दिया, जब लोगों में बड़े पैमाने पर तार्किकता आई, लॉजिक और रेशनैलिटी आया। तार्किकता, आधुनिकता तो जानते हैं हम लोग कि आधुनिक होने का अर्थ पिज्जा बर्गर या कोल्ड ड्रिंक पीने से या इन सब चीजों से नहीं होता है, कपड़े लत्ते से नहीं होता है। और ठीक है ना, जो आधुनिक मूल्य होते हैं वो यहां होते हैं दिमाग में। तो आदमी दिल और दिमाग से आधुनिक होता है। जब तर्क को आदमी जोर देने लगता है, तर्कवाद, मानवतावाद, बुद्धिवाद, इन जब चीजों पे आदमी जोर देने लगता है तो हम कहते हैं कि आधुनिक मूल्य हैं ये, या हम आधुनिक युग में हैं। तो मानवता को आधुनिक युग में आगे बढ़ाया, ठीक है। तो प्रश्न की मुख्य मांग परिचय देने के बाद, परिचय किस पे देंगे? औद्योगिक क्रांति पे परिचय देंगे। मुख्य मांग क्या है? तकनीकी, औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई तकनीकी प्रगति पर चर्चा करना है आपको, और जिसने मानवता को आधुनिक युग में प्रवेश कराया, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया मेन बॉडी का। दूसरा, इस बात का आपको मूल्यांकन करना है, कितना मूल्य देंगे आप, कितना अंक देंगे। मूल्य अंकन कीजिए कि ये जो नए नए तकनीकी चीजें आई, स्टीम इंजन आया, टेलीग्राफ आया, रेलवे आया, बड़े बड़े पानी वाले जहाज बनने लगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का विकास हुआ, कंपास का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो इन नवाचारों ने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, मतलब इन नवाचारों ने, इन तकनीकी नवाचारों ने कैसे दुनिया को आपस में कनेक्ट किया, कैसे दुनिया को आपस में जोड़ दिया। जैसे पूरे यूरोप को जोड़ने का काम टेलीग्राफ लाइंस ने कर दिया या रेलवे लाइंस ने कर दिया, ठीक है। और वैश्वीकरण और इसके अंतर संबंधों की नींव किस प्रकार रखी। तो मुख्य मांग में दो पार्ट है, एक तकनीकी प्रगति जिसने मानवता को आधुनिक युग में प्रवेश कराया। दूसरा, इन नवाचारों ने, इन तकनीकी प्रगति में जो नवाचार हुए, इनोवेशन बोलते हैं इसको, इनोवेशन, नवाचार ने वैश्वीकरण और इसके पारस्परिक संबंध की नींव रखी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई शब्द अगर आपको हिंदी का कठिन लगे तो इंग्लिश वाले में देखिएगा ना, दूसरी तरफ जो इंग्लिश लिखा होता है वो भी ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना हिंदी हमें आता है, नवाचार हम समझ सकते हैं। तो सेंट्रल थीम किसका है परिचय देने का? औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिकरण से होते हुए औद्योगिक क्रांति, यानी कि बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन, वह भी मशीनों के द्वारा, और इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन
कि स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी वस्तुओं का लगातार उत्पादन होता ही जा रहा था। और जब कारखाने एक बार शुरू होते थे तो महीनों तक चलते ही रहते थे, चलते ही रहते थे, अनवरत रूप से चलते रहते थे। तो बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता था। इसी को हम औद्योगिक क्रांति कह रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे जब औद्योगिक क्रांति होगी तो ये समाज में और अर्थव्यवस्था, राजनीति, हर जगह असर डालेगा ना। तो औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी प्रगति की एक लहर उत्पन्न की, तकनीकी प्रगति की एक लहर उत्पन्न की और समाजों में क्रांतिकारी बड़े पैमाने पर कम समय में बड़े बड़े बदलाव, कम समय में बड़े बड़े बदलाव लाए। फिर परिवहन, रेलवे लाइंस, सड़क मार्ग, बेहतरीन जहाजों का, पानी वाले जहाजों का निर्माण, संचार, टेलीग्राफ लाइंस और उत्पादन में नवाचार ने दुनिया को आपस में जोड़ा, वैश्वीकरण जोड़ा। और वस्तुओं का, न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, तो जैसे जैसे दुनिया आपस में जुड़ती जाएगी तो न केवल वस्तुओं की आवाजाही बढ़ेगी बल्कि नए नए विचारों की भी तो आवाजाही बढ़ जाएगी ना। जैसे जैसे गतिशीलता बढ़ती है वैसे वैसे गतिशीलता बढ़ने के साथ ही साथ, जैसे जैसे गतिशीलता बढ़ती है ना, तो नए नए विचारों का आदान प्रदान भी बढ़ता है और परस्पर सांस्कृतिक लेन देन भी तो बढ़ जाते हैं। सांस्कृतिक लेन देन बढ़े, पारस्परिक संबंध, आदान प्रदान संभव हुआ। इस प्रकार इस अवधि ने वैश्विक आर्थिक और सामाजिक एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत की, दुनिया को जोड़ा। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इनोवेशन हुआ, इसने दुनिया को जोड़ा और समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति आदि पर अपना असर छोड़ा। तो ये आपने एक परिचय दिया। परिचय देने के बाद प्रश्न की मुख्य मांग पे आए, ठीक है ना, कि औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी प्रगति की एक लहर को उत्पन्न किया। तो अब यहां देखिए, ये जो तकनीकी प्रगति, पॉइंटर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। तकनीकी प्रगति की, जैसे बाकी पिछले 3 दिनों में हमने पॉइंटर्स ढूंढे, यहां पर भी पॉइंटर्स ढूंढ लेते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहला जो दिमाग में ख्याल आता है तकनीकी प्रगति का, वो लेकर के है भाप के इंजन का आविष्कार। किसने किया? जेम्स वॉट ने किया भाप के इंजन का आविष्कार। दूसरा, रेलवे का उदय व विकास। अब देखिए, भाप के इंजन के आविष्कार से मानव श्रम को मदद मिलेगी, किससे? मशीनों से। और जब मानव श्रम और मशीनें मिलेंगी तो उत्पादन ये कई गुना बढ़ा देगा। तो उत्पादन कई गुना, अचानक से बहुत कम समय में वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा, जो रेलवे का उदय और विकास होगा तो ये रेलवे कच्चा माल पहुंचा देगा तुरंत कारखानों में, ठीक है। और कारखानों से जो सामान बनेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं कारखाना निर्मित या विनिर्मित वस्तुएं, तो इन विनिर्मित वस्तुओं को पहुंचा दिया जाएगा कोने कोने तक, बाजारों तक, जहां लोग इनका इंतजार कर रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब ये सामान आए और कब ये सब हम खरीदें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण आविष्कार होगा, इनोवेशन होगा, जो काम के घंटे बदल के रख देगा। अंधेरा होने के बाद
मशीनें नहीं चलेंगी। लेकिन अगर अंधेरे में नया रोशनी दिखाई दे, बल्ब लटक रहे हो चारों तरफ, तो काम के घंटे तो अपने ही आप बढ़ जाएंगे। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। और कौन सा नाम आता है? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, और पॉइंटर्स ढूंढे, और पॉइंटर्स ढूंढिए मैसेजिंग के लिए। त्वरित, त्वरित संदेश, टेलीग्राफ का आविष्कार। मोर्स। इसके अलावा कपास से बड़े पैमाने पर धागा बनाने के लिए कॉटन जेनी या कॉटन जिन। प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना, छपना, छापा खाना। गुटेनबर्ग। तो इतने सारे पॉइंटर्स हमने निकाले। ठीक है, देखिएगा। परिचय देने के बाद मुख्य मांग का पहला भाग, औद्योगिक क्रांति के दौरान तकनीकी प्रगति, भाप का इंजन, यांत्रिक शक्ति, मशीन की शक्ति। ठीक है, इससे इंजन भी तो, ये भाप का इंजन, मशीनें, रेलवे इंजन, ये सब तो आपस में जुड़ा हुआ है। इससे परिवहन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आ जाएगी और ये औद्योगिक क्रांति को और आगे बढ़ाएगा। फिर देखिए, लिवरपूल और मैनचेस्टर लिखा हुआ है, ये औद्योगिक, ये इंग्लैंड के औद्योगिक नगर थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि इस दुनिया में पहला देश जो औद्योगिकृत हुआ वो इंग्लैंड था। पहला देश जो औद्योगिकृत हुआ वो इंग्लैंड था, और उसके अपने कारण हैं, प्रश्न उस पर नहीं है। और मैनचेस्टर, लिवरपूल, यॉर्कशायर, लंकाशायर, कटलरी जैसे कई औद्योगिक नगरों की स्थापना और उनका विकास हुआ। तो रेलवे ने क्या किया, ये अलग अलग क्षेत्रों में जो इंग्लैंड में और बाकी बाद में अन्य यूरोपीय देशों में जो औद्योगिकृत नगर बने, उनको आपस में जोड़ने का कार्य भी तो कर दिया ना। तो लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे का निर्माण रेलवे के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर, मील का एक पत्थर लिखिएगा, मील का पत्थर लिखिएगा। एक मील का पत्थर मत लिख दीजिएगा, एक मील का पत्थर मतलब पत्थर का लेंथ आप बता रहे हैं एक मील, मील का एक पत्थर या मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने कुशल परिवहन, व्यापार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया। ठीक है, कॉटन जिनी, स्पिनिंग, स्पिनिंग जिनी, पावर लूम आ गया, हैंडलूम, वो हैंडलूम खटर पटर चला करके कपड़े बुनना। और अब पावर लूम जो मशीन से चल रहा है। तो हैंडलूम और पावर लूम में बहुत फर्क है। हैंडलूम में धीरे धीरे उत्पादन होगा, पावर लूम में धड़ाधड़ बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगेगा। तो ये दक्षता को बढ़ा देगा, दक्षता को बढ़ा देगा, लागत कम कर देगा ना, लागत कम कर देगा, क्योंकि देखिए जो हैंडमेड है वो समय लेगा, समय लेगा तो महंगा होता जाएगा। यद्यपि कि हैंडमेड की गुणवत्ता बेहद शानदार होगी। मशीनी कपड़े हाथ से बने कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि मशीनी कपड़े बेहद सस्ते होंगे और वस्त्रों को अधिक सुगम, वस्त्रों को अधिक सुलभ बना दिया। मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाएगी, उपलब्धता बढ़ जाएगी। फिर आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, लौह और इस्पात उत्पादन, ये मशीनों को लेकर के हर एक चीज में इस्तेमाल होने लगेगा। तो हेनरी बेसिमर कि स्टील उत्पादन प्रक्रिया ने स्टील के बड़े पैमाने पर निर्माण को संभव बनाया। आयरन में, लोहा में जब
कुछ सूक्ष्म मात्रा में आप कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बनता है ना, कार्बन स्टील। कार्बन स्टील बनता है। तो कार्बन स्टील जब लोहे से जब आप स्टील बना देंगे तो उसमें जंग लगने की प्रक्रिया बहुत 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 धीमी हो जाती और मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। तो लौह और इस्पात टेलीग्राफ और संचार त्वरित प्रसारण को संभव बना देगा। और न केवल इससे व्यापारिक कांटेक्ट जो होगा ना, व्यापारिक संचार बढ़ेगा, बल्कि सैन्य भी तो बन जाएगा, बढ़ जाएगा, और सरकारी संचार में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा। आप याद करिए ना, यहां लिखना नहीं है आपको, वो बस याद करिए 1857 का महाविद्रोह, जिसमें उसकी असफलता का एक बड़ा कारण बन गया था टेलीग्राफ लाइन। और एक विद्रोही ने, हमारे विद्रोही ने कमेंट भी किया था कि ये टेलीग्राफ वाली जो लाइन है ना, ये लड़ने के पहले ही हमारा गला घोट देती है, हमें लड़ने का मौका ही नहीं देती है। ठीक है, तो सैन्य, सरकारी और व्यापार में, ठीक है, तो सैमुअल मोर्स के टेलीग्राफ ने महाद्वीपों के बीच तत्कालिक संचार को, त्वरित संचार को संभव बना दिया। इससे व्यापारिक लेन देन में आसानी हो जाएगी ना। और फिर प्रकाश, बिजली और प्रकाश, ये बेहद महत्वपूर्ण, और आज के जमाने में सोचिए, हम इसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हवा और पानी के बाद जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक लग रहा है वो बिजली ही तो है। क्या बिजली मतलब ये बिजली, क्या प्रभावी संचालन की सुविधा प्रदान की, जिससे केंद्रीकृत भाप इंजन पर निर्भरता कम हो गई। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थॉमस अल्वा एडिसन ने निभाई है। फिर देखिए, जैसे जैसे ये इनोवेशन होते गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, दुनिया आपस में जुड़ती गई, वैश्वीकरण और पारस्परिक संबंध की नींव। तो प्रश्न का दूसरा मांग ये वैश्वीकरण और अंतर संबंधों की नींव किस प्रकार रखी गई। तो वैश्वीकरण और पारस्परिक संबंध की नींव, वैश्विक व्यापार विस्तार। वैश्विक व्यापार विस्तार, तो जाहिर सी बात है, व्यापार का तो विस्तार होगा ही होगा जब भाप से चलने वाले बड़े बड़े जहाज बनेंगे, पानी वाले जहाज बनेंगे, और रेल मार्गों का विकास होता जाएगा। तो इससे दो तीन चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत आसान हो जाएगा, और विनिर्मित कारखाना निर्मित वस्तुओं को बाजार के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाएगा। अब एक चीज यहां फिर से प्रसंगवश आप रिकॉल करिए, ध्यान दीजिए, इसको लिखिएगा नहीं, इसमें लिखना नहीं है। यहां पे आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि भारत में जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो भारत में रेलवे ने उल्टा काम किया। यूरोप और अमेरिका में रेलवे ने सकारात्मक भूमिका निभाई, और हमारे यहाँ रेलवे ने मुख्यतः नकारात्मक भूमिका निभाई। क्योंकि रेलवे क्या करता था ना, हमारे कच्चे माल को, खनिज संसाधन और सस्ते श्रम को बंदरगाह तक पहुंचाता था, और हमारा फिर ये सब सामान इंग्लैंड चला जाता था। और इंग्लैंड के कारखानों से बनकर जब विनिर्मित वस्तुएं बंदरगाह तक पानी वाले जहाज से आती थी, तो रेलवे के द्वारा देश के कोने कोने तक वो सामान पहुंचा दिए जाते थे, जिससे हमारे उद्योग धंधे, करघा निर्मित उद्योग धंधे चौपट होकर के रह गए थे। तो भारत में रेलवे का विकास एक हथकड़ी था जिसने भारत को जंजीरों में जकड़ लिया था, जबकि यूरोप और अमेरिका में रेलवे का विकास वहां के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रहा था। संचार नेटवर्क जब बढ़ेगा तो संचार में नवाचार दुनिया को अद्वितीय तरीकों से जोड़ देगा, जिसमें अधिकतम दूरियों के बीच तात्कालिक सूचना का आदान प्रदान संभव होगा। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार ऑर्डर प्लेस करने में कितनी आसानी होगी। हाँ भैया, इतना कपड़ा चाहिए, इतना कपड़ा हमके चाहिए, इतना कपड़ा भेजता, ठीक है। व्यापार, कूटनीति और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, समन्वय को आसान बना दिया। देखिए, जैसे ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मिनटों में तात्कालिक संचार की सुविधा प्रदान की, जबकि इसके पहले
कई कई दिन लग जाया करते थे। फिर जब लोग जुड़ेंगे, दुनिया आपस में जुड़ेगी, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा ना, यात्राएं बढ़ेंगी, संचार बढ़ेगा, ठीक है, सीमा पार लोगों की आवाजाही होगी, तो लोग एक दूसरे को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उनकी सभ्यता संस्कृति को समझेंगे, ठीक है, और आपसी समझ विकसित होगी और एक दूसरे की सराहना होगी। उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई, आगे हालांकि ये काफी आगे चल के होगा, लेकिन होगा, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की शुरुआत ने लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक अनुभव करने और देखने की सुविधा प्रदान कर दी, जिससे सांस्कृतिक को एक पॉइंटर हमें यहां पे मिल रहा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहन। फिर उपनिवेशों का औद्योगिकरण, हालांकि ये उपनिवेशों, ध्यान दीजिएगा, उपनिवेशों का औद्योगिकरण उपनिवेशों के लिए तो नकारात्मक होगा, लेकिन साम्राज्यवादी शक्ति के लिए सकारात्मक होगा। भारत में जब नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगी, एक गुलाम देश भारत में जब नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगी, इनोवेशंस आएंगे, तो वो हमसे कहीं ज्यादा अंग्रेजों को फायदा पहुंचा रहे थे ना, हमें तो बहुत कम। भारत में रेलवे ने कितना फायदा पहुंचाया उस जमाने में, बहुत कम फायदा पहुंचाया, कि हमारा संपर्क बढ़ गया आपस में और राष्ट्रीय आंदोलन को थोड़ी गति मिली। फिर वैश्विक कार्यबल, तो लोगों का माइग्रेशन बढ़ जाएगा, और जो सस्ता श्रम है ना, वो सस्ता श्रम या फिर अन्य चीजें भेजना और लाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बता दिया, परिचय दिया, संक्षिप्त परिचय दिया, प्रश्न की दोनों मांग को पूरा किया, और फिर लास्ट में एक निष्कर्ष, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है कि औद्योगिक क्रांति के समय जो तकनीकी नवाचार हुए, इनोवेशन हुए, उन्होंने न केवल मानवता को एक नए युग में, एक आधुनिक मध्यकाल से निकालकर आधुनिक युग में प्रवेश कराया, बल्कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण और पारस्परिक संबंधों की नींव भी रख दी। बस इतना ही, छोटा सा। आपको तो संक्षिप्त में लिखना है ना, मैं तो चर्चा कर रहा हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा मैटर ले लेता हूं, आपको तो इतना नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो यह है प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, अफ्रीकी देशों की आर्थिक संरचनाओं को, ध्यान दीजिए, इस बार अफ्रीकी देशों की, इस टाइम फॉर अफ्रीका, आर्थिक संरचनाओं को आकार देने में, आर्थिक संरचनाओं को आकार देने में, कि वो अफ्रीका महाद्वीप जो पाश्चोरल नोमैडिक होता था, पशुचारी, यायावर और घुमक्कड़ी होता था, उनका ज्यादातर समाज कबीलाई, पशुचारी, यायावर और घुमक्कड़ी ही होता था। और जब यूरोप के लोग, ये सब लोग अफ्रीका महाद्वीप पहुंचे, 1870 के आसपास अफ्रीका की लूट खसोट शुरू होती है। तो अफ्रीकी देशों की आर्थिक संरचनाओं को आकार देने में पूंजीवाद की भूमिका बतानी है, इस पे चर्चा करना है, ठीक है। तो संदर्भ क्या मिला हमें, अफ्रीकी देशों की आर्थिक संरचनाओं को आकार दिया गया, ठीक है ना, आकार दिया गया। इसने उनके विकास पथ को किस प्रकार प्रभावित किया, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, दोनों ही तरीके से, है ना, प्रभावित किया होगा। तो हमें प्रश्न की पहले मुख्य मांग को समझना है। तो प्रश्न की मुख्य मांग क्या निकल के आ रही है, पूंजीवाद के संदर्भ हमें यहां पे पूंजीवाद। तो पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जहां निजी व्यक्ति, प्राइवेट, पूंजीवाद में प्राइवेट सेक्टर होता है ना, निजी व्यक्ति होता है। पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम होता है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस होता है, और आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार का अधिक हस्तक्षेप नहीं रह जाता है, बल्कि न्यूनतम हस्तक्षेप रह जाता है, और बाजार मांग और आपूर्ति के हिसाब से चलता है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं जिसको, हिंदी में गलत तरीके से अनुवाद कर देते हैं, गला काट प्रतियोगिता, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। गला काट प्रतियोगिता कुछ नहीं होता, शाब्दिक अर्थ में लेंगे तो गला रेत रहे हैं। तो पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जहां निजी व्यक्ति या व्यवसाय वस्तुओं और
सेवाओं के उत्पादन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण रखते हैं। तो ये आप जानते हैं कि पूंजीवाद में स्वामित्व, उत्पादन और वितरण के साधनों पर स्वामित्व प्राइवेट होता है, व्यक्तिगत स्तर पे होता है। जबकि समाजवाद में साम्यवाद और साम्यवाद तो अलग हो गया, साम्यवाद में तो सामुदायिक स्वामित्व होगा, समाजवाद में सरकारी यानी कि सरकारों का स्वामित्व होता है उत्पादन और वितरण के साधनों पर। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? फ्री मार्केट, मुक्त बाजार, बाजार को फ्री छोड़िए, कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए, बाजार डिमांड और सप्लाई पे चलेगा। प्रतिस्पर्धा उद्यम होगा और लाभ कमाने की इच्छा, ये मोटिवेशन होता है पूंजीवाद में। तो मूल्य और उत्पादन स्तर, न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, मैंने कहा आपसे कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होगा पूंजीवाद में। तो पूंजीवाद जैसे ही आया तो आपको दो तीन चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि स्वामित्व व्यक्तिगत, उत्पादन और वितरण पर व्यक्तिगत स्वामित्व होगा, बाजार को फ्री छोड़ा जाएगा, प्रतिस्पर्धा होगी और लाभ कमाने की बेहतर इच्छा कि और ज्यादा लाभ कमाते जाए। कहां तक पता ही नहीं चलता है, लेकिन होता है। तो प्रश्न की मुख्य मांग है, देखिए, आर्थिक संरचनाओं को आकार देने में पूंजीवाद की भूमिका। तो इसी से हम अपना परिचय बनाएंगे। अफ्रीकी देशों के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में पूंजीवाद ने एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। जैसे ये अफ्रीकी देश या क्षेत्र अब बाजार की ओर आगे बढ़ेंगे, बाजार उन्मुख नीतियों को अपनाते गए। पूंजीवाद है तो किसको बढ़ावा देगा? निजी उद्यम को, प्राइवेट सेक्टर निजी उद्यम को बढ़ावा देगा, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित, निवेश को प्रोत्साहित करेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत करके ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाएगा। उनके विकास पथ को, अफ्रीकी देशों के विकास पथ को प्रभावित करेगा, सकारात्मक और नकारात्मक रूप से। तो इस सवाल में आपको पूंजीवाद का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और तीन चार पॉइंटर्स आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए जैसे ही ये शब्द पूंजीवाद आपने पढ़ा। ठीक है, तभी ये बनेगा प्रश्न का उत्तर, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखिए, अफ्रीकी राष्ट्रों की आर्थिक संरचनाओं को आकार देने में पूंजीवाद की भूमिका। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि ये जो यूरोपीय पूंजीवादी देश उभरे तो इनके समाज में एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ जो कारखाना मालिक हुआ करते थे। पूंजीपति वर्ग की अपनी आवश्यकताएं थी, इन्हें प्रतिस्पर्धा मुक्त एकाधिकारवादी बाजारों की आवश्यकता थी। प्रतिस्पर्धा मुक्त एकाधिकारवादी बाजारों की आवश्यकता कि जहां ये ऐसा होगा कि जैसे जहां एक देश का कोई कॉलोनी है तो दूसरे देश के पूंजीपति वहां ना आ पाए। जैसे भारत अगर इंग्लैंड का कॉलोनी है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के ही पूंजीपति भारत में ऑपरेट करेंगे, अन्य देशों के पूंजीपति भारत में ऑपरेट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बात है, इस यहां पे आपको ये समझना है। तो प्रतिस्पर्धा मुक्त एकाधिकारवादी बाजारों की आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता जो होती है पूंजीपतियों की उस समय आवश्यकता हुई वो था कच्चा माल एवं खनिज संसाधन, कच्चा माल एवं खनिज संसाधन। जैसे
कपास, जूट, नील, कपास, जूट, नील, धातु के अयस्क, कपास, जूट, नील, धातु के अयस्क आदि। आज थोड़ा माफी चाहूंगा आप लोगों से, वो बार बार थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको सुनने में, गले में तो फीवरिश है कंडीशन में, आज ठीक नहीं है, फीवर है, तो मेडिसिन तो खाया, बहुत गॉर्गल भी किया, लेकिन गला पूरा साफ नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा आप लोगों को मे बी इरिटेशन हो सकता है, क्योंकि बीच बीच में खांसने की आवाज आ जा रही है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। कच्चा माल, खनिज संसाधन, कपास, जूट, नील, धातु के अयस्क आदि। इसके अलावा देखिए, इन्हें चाहिए होता है सस्ता श्रम, चीप लेबर। जैसे भारत से निकाला गया, आपको याद होगा ना, कल ही हमने डिस्कस किया था, गिरमिटिया मजदूरी, एग्रीमेंट बेस्ड गिरमिटिया मजदूर, तो बहुत सारे सस्ता श्रम। तो अफ्रीका से तो कितने लाखों की संख्या में अफ्रीकी लोगों को गुलाम बना करके इन यूरोपीय और अमेरिकी देशों ने निकाला। देखिए, अगर मैं कहूं कि औद्योगिकरण के उस पूरे एज में, दौरान में तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ 20-25 लाख, मतलब 1.25 करोड़ अफ्रीकी लोगों को गुलाम बना करके निकाला गया था अफ्रीका से, और उन्हें मनोरंजन के लिए चौराहे पे लटका के मार दिया। लिंचिंग वर्ड वहीं से निकला ना, लिंच करना। हालांकि यहां पे मेंशन नहीं करना है आपको, बस प्रसंग बस कुछ कुछ चीजें बता दे रहा हूं, ताकि दूसरे प्रश्नों में भी काम आ जाएंगी चीजें। तो जब इतनी सारी आवश्यकताएं होंगी ना, तो इन्हीं आवश्यकताओं से, ये इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्षेत्र विजय करके और उन जीते हुए क्षेत्रों को किस में रूपांतरित कर देंगे? कॉलोनी, उपनिवेश में रूपांतरित कर देंगे। और जब कॉलोनीज बनेंगी, तो इन कॉलोनीज से ये सारा सामान निकाला जाए, ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी, और फिर उन उपनिवेशों में कारखानों से बने, इंग्लैंड वगैरह के कारखानों से बने सामानों को ला करके डंप कर दिया जाएगा, और उपनिवेशों में जो भी थोड़े बहुत उद्योग धंधे चल रहे होंगे, उन उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया जाएगा, चौपट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है उपनिवेशों का शोषण। अफ्रीकी देशों को बड़ी संख्या में उपनिवेश बनाया जाएगा और उनका शोषण बढ़ जाएगा। औपनिवेशिक शक्तियों से पूंजीवादी संरचनाएं आरोपित की, संसाधनों का दोहन किया, और अफ्रीका को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, ग्लोबलाइज्ड किया। लेकिन उसका फायदा अफ्रीका को ज्यादा नहीं मिलेगा, यूरोपियन देशों को मिलेगा। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका में सोने और हीरे के ब्रिटिश शोषण ने औपनिवेशिक शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण धन अर्जित किया, जबकि स्थानीय आबादी को गरीब बना दिया। तो ये यूरोपियंस क्या करते थे ना, ये अफ्रीका के देशों में जाते थे, और वहां के पशुचारी समाज में ये लोग वायरस लेकर के जाते थे, बैक्टीरिया और वायरस लेकर के जाते थे, इन्फेक्शियस, और उनके जानवरों में जाके बैक्टीरिया वायरस छोड़ देते थे। हजारों लाखों जानवर बेचारे मर जाते थे। इनके पशुधन अफ्रीकियों का समाप्त किया यूरोपियंस ने जानबूझ करके, ताकि जब एकदम मरने लगे गरीबी की हालत में, पशुधन भी खत्म हो जाएगा, तो ये अपने आप सस्ता श्रम बन जाएंगे, अपने आप ही सस्ता श्रम बन जाएंगे, और इनको उठा उठा के उनसे काम लो। उत्तर औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, मतलब जब ये उपनिवेश आजाद भी हो जाएंगे, तो आर्थिक नीतियां इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि ये विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित करेंगे, और जब विदेशी पूंजी निवेश जाएगा, तो फिर किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष तो ना सही, लेकिन परोक्ष रूप से शोषण तो करेगा ही करेगा। तो ये हो गया दूसरा। इसके अलावा देखिए, औद्योगिकरण के प्रयास किए जाएंगे, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, औद्योगिकरण का बढ़ावा का लाभ उपनिवेश को नहीं मिलेगा, मूल देश को मिलेगा, जिसका कि वह उपनिवेश होगा। हालांकि
आजादी के बाद जब ये आजाद होंगे तो इनको थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा जब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई वगैरह इनवाइट करेंगे। तो उदाहरण के लिए जाम्बिया द्वारा तांबे के खनन पर ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, लेकिन वैश्विक तांबे की कीमत में उतार चढ़ाव के लिए आर्थिक निर्भरता और सुभेद्यता बढ़ गई है। तो तांबे के खनन में ध्यान केंद्रित करने से आर्थिक विकास को बढ़ावा तो मिलेगा, लेकिन चूंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है तो जो भी फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव आएंगे उसका सीधा असर तो जाम्बिया पर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आर्थिक संरचना को आकार देने में पूंजीवाद की भूमिका, ये वित्तीय पूंजीवाद पूंजी पर आधारित है ना, तो ये वित्तीय क्षेत्र का विकास करेगा, बैंकिंग सेक्टर का विकास करेगा। तो वित्तीय बाजारों और बैंकिंग क्षेत्रों का विकास पूंजीवादी सिद्धांतों द्वारा संचालित था। ठीक है, जैसे नाइजीरिया के बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार ने वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन 2009 में बैंकिंग संकट जैसी वित्तीय संकटों को भी जन्म दिया। तो 2008-9 के आसपास वैश्विक वित्तीय संकट आया, जिसका बड़े पैमाने पर अफ्रीका पर भीषण असर पड़ा। यद्यपि कि भारत पे इसका असर हल्का पड़ा था, वो आप लोग अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वैश्विक व्यापार एकीकरण, वैश्विक व्यापार एकीकरण बढ़ा। पूंजीवादी नीतियों ने वैश्विक व्यापार में एकीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे निर्यात उन्मुखी अर्थव्यवस्थाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बढ़ी। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी सहित केन्या के कृषि निर्यात ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, लेकिन वे वैश्विक बाजार की कीमतों पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे स्थानीय किसानों की आय प्रभावित होती है। यह तो होगा ही होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था से अफ्रीका देशों की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ेंगी, और जब भी दुनिया में फ्लक्चुएशंस आएंगे, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आएगा, उसका सीधा असर अफ्रीकी देशों पर पड़ना तो तय है। फिर विकास पथ पर प्रभाव, आर्थिक विविधीकरण होगा। पूंजीवादी संचालित विविधीकरण के कुछ अफ्रीकी देशों को एकल वस्तुओं पर निर्भरता कम करने में सहायता मिली। मतलब खाली नाइजीरिया जैसे ना, खाली तेल पर निर्भरता, तो तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था ये बहुत रिस्की हो सकता है कि जैसे जैसे दुनिया अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाएगी, तेल पर निर्भरता कम होती जाएगी। तो अफ्रीकी देशों को यह ध्यान देना होगा कि वो एकल स्थिति में ना रहें, एकल वस्तुओं पर निर्भरता कम करें, टूरिज्म को बढ़ाएं या कोई और सेक्टर को, कई सेक्टर को बढ़ाना होगा। कि फिर शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास, पूंजीवाद में देखिए आर्थिक विकास होगा और शहरीकरण और शहरी केंद्रों का विकास होगा। लेकिन यह भी है, आप जानते हैं कि पूंजीवाद में लाभ कमाने की अदम्य इच्छा होती है। तो पूंजीवाद में एक बड़ी समस्या यह है कि पूंजी कुछ लोगों के हाथ में पूंजी को समेट देता है और ज्यादातर लोगों के पास बहुत कम पूंजी रह जाती है। स्थिति तो यह भी हो जाती है या हो गई है कि देश की जीडीपी का 10% तक भी एक औद्योगिक परिवार के पास सिमट कर रह जाता है। ऐसी भी स्थितियां हो जाती है। देखिए अब जैसे यहां पे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण दे दीजिए। अंगोला, सामाजिक असमानता। अंगोला में महत्वपूर्ण तेल राजस्व के बावजूद धन अभिजात वर्ग के बीच केंद्रित है, जिससे बहुसंख्य लोग गरीबी में हैं। धन है लेकिन ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के हाथों में संकेंद्रित, कॉन्सेंट्रेट कर गया है। तकनीकी उन्नति आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्या ना। मोबाइल बैंकिंग वगैरह ये सब तो बढ़ ही रहा है, इस क्षेत्र में तो क्रांति आ ही रही है। विकास पथ को कैसे प्रभावित किया, पर्यावरणीय प्रभाव वगैरह, ये इसमें भी आप दिखा सकते हैं, ये पॉइंटर पर्यावरणीय प्रभाव। तो इतने सारे प्रभाव को आप दिखा रहे हैं विकास पथ पर। आर्थिक विविधता, शहरीकरण, सामाजिक असमानताएं, तकनीकी उन्नति, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों में। पर्यावरणीय प्रभाव, पूंजीवादी दोहन ने पर्यावरणीय क्षरण
और संधारणीयता संबंधी चुनौतियों को जन्म दिया है कि सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल आप डेवलपमेंट पर फोकस करिए अपने पर्यावरण को बचाते हुए, क्योंकि अगर नाइजर डेल्टा के क्षेत्र निष्कर्ष में तेल का बहुत ज्यादा निष्कर्षण गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुंचा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका प्रभावित हुई है। तो ये प्रश्न आपने डील किया, ठीक है। फिर लास्ट में निष्कर्ष दीजिए कि अफ्रीकी विकास पथ पर पूंजीवाद का प्रभाव जटिल, और जाहिर सी बात है सकारात्मक नकारात्मक सारे पक्ष हैं, जटिल और बहुआयामी है। कुछ क्षेत्रों में ये सकारात्मक योगदान दे रहा है, लेकिन इसने असमानता, पर्यावरणीय क्षति, सामाजिक अस्थिरता को भी बढ़ाया है। लेकिन फिर भी बैलेंस, संतुलित और समावेशी विकास के लिए असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और सतत विकास की चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है। तो समाधान करना पड़ेगा जो भी समस्याएं आ रही हैं, तब हम समझ सकते हैं कि इसका ज्यादा बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। प्रश्न संख्या 3 फैक्चुअल है और यहां आपके पास अगर फैक्ट्स नहीं हुए तो थोड़ा दिक्कत हो गया। फैक्चुअल इस कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि आपको कुछ नाम दिमाग में आने चाहिए। लिखा हुआ है आजादी के पहले और आजादी के बाद, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारत में भारतीय महिला लेखकों के योगदान का खोजबीन करिए, योगदान का अन्वेषण करिए। तो योगदान का अन्वेषण आप कैसे करेंगे? योगदान का अन्वेषण करना है तो पहले तो नाम याद होने चाहिए ना कुछ। अगर नाम नहीं याद हुए तो दिक्कत होगा। उन्होंने साहित्यिक विमर्श को किस प्रकार आकार दिया? तो प्रश्न की मुख्य मांग स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भारत में महिला लेखकों के योगदान का खोजबीन, अन्वेषण। और उन्होंने जो साहित्यिक विमर्श किया, उन्होंने साहित्यिक विमर्श को किस प्रकार स्वरूप प्रदान किया? महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिला जागरूकता की दिशा में, आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में, महिलाओं के मुद्दों को उठाने की दिशा में ये किस प्रकार आकार स्वरूप प्रदान किया? तो संदर्भ यहां पे है सेंट्रल थीम महिला लेखिकाएं जो आजादी के पहले और आजादी के बाद। तो संक्षिप्त परिचय इसी संदर्भ में रहेगा। भारतीय महिला लेखकों ने विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं के मुद्दों को उजागर किया, साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता पूर्व युग से लेकर के स्वतंत्रता पश्चात काल तक उनके लेखन ने भारतीय साहित्य को अद्वितीय स्वरों और आख्यानों से समृद्ध किया तथा लिंग पहचान, जेंडर आइडेंटिटी, लिंग पहचान और समाज की गहरी समझ को बढ़ावा दिया, जिसे आमतौर पे पुरुष लेखक वर्ग नहीं उठा पा रहा था या शायद उठाने में आनाकानी कर रहा था, चाहे न अनचाहे। उन सब मुद्दों को बड़ी सशक्त तरीके से आजादी के पहले और आजादी के बाद महिला लेखकों ने, या यूं कह लीजिए लेखिकाओं ने आगे बढ़ाया, उठाया भी। तो अब दो पक्ष हो गए इसके, स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। तो कोई भी 2-3 नाम आपको डालना ही डालना होगा, ठीक है। कुछ नहीं तो एक नाम सरोजनी नायडू का, तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू का तो आ ही जाएगा, या सखावत हुसैन, तोरू दत्त, स्वतंत्रता पूर्व, तोरू दत्त, उनकी कविता और गद्य ने भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का अंग्रेजी और फ्रेंच में अनुवाद करके जो कल्चरल गैप होता है ना, सांस्कृतिक अंतराल होता है, उसको पाट दिया, जिससे भारतीय परंपराएं वैश्विक दर्शकों के लिए या पाठकों के लिए सुलभ हो गई। तो तोरू दत्त ने क्या किया कि जो भारत में लोक कथाएं हैं और पौराणिक कथाएं हैं, उनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया, फ्रेंच और अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे हमारी चीजें दुनिया के स्तर पर पहुंची। फिर दूसरा नाम सरोजनी
नायडू, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू को देशभक्ति पूर्ण कविताओं और भाषणों ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिससे जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हुई और एकता आई। और सरोजिनी नायडू का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में बहुआयामी रहा है, जिससे हम कभी भुला नहीं पाएंगे, विशेष तौर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह के समय इनके द्वारा दिए गए योगदान। और इनका संग्रह जो है द गोल्डन थ्रेशोल्ड अपनी काव्यात्मक सुंदरता और देशभक्ति पूर्ण विषयों के लिए प्रसिद्ध है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता को प्रेरित किया। और जो नाम मैंने आपको बताया, सखावत हुसैन बेगम, बेगम रुकैया सखावत हुसैन, उन्होंने अपने लेखन का उपयोग लैंगिक मानदंडों को चुनौती देने और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की वकालत करने के लिए किया, तथा एक अधिक समता मूलक या समतापूर्ण समाज की कल्पना की, जहां लैंगिक असमानता ना हो, स्त्री और पुरुष बराबर समझे जाएं और मेल डोमिनेशन ना हो, मेल ईगो, मेल डोमिनेशन जैसी चीजें ना हो। ठीक है, इनकी एक कृति है बड़ी प्रसिद्ध, सुल्ताना का सपना, नारीवादी साहित्य की एक मौलिक कृति है, जो महिलाओं द्वारा शासित समाज की कल्पना करता है कि ऐसी समाज की कल्पना करिए जहां महिलाएं शासन कर रही हो, तो वो समाज कितना खूबसूरत हो सकता है, तथा समकालीन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। स्वतंत्रता पश्चात, ठीक है, कमला दास, महाश्वेता देवी, झुंपा लाहिड़ी, ये सब नाम आते हैं। तो कमला दास उनकी रचनाओं में महिला कामुकता, इच्छाओं और पहचान पर खुलकर चर्चा करने के लिए जानी गई, और सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ा, जिन पे लोग बात तक करना नहीं चाहते, उन सब बातों को तोड़ा, उन्होंने उठाया कि इस पे बात करिए। स्त्रियों के भी अपने अधिकार, उनके अपने सुख होते हैं, और सिर्फ पुरुष सिर्फ अपने सुख के बारे में सोच रहा होता है, स्त्री के सुख के बारे में उसके दिमाग में चल ही नहीं रहा होता है। तो जिन विषयों पर लोग बात ही नहीं करना पसंद करते हैं, उन विषयों पर भी उन्होंने बात की, खुल के लेखन किया, खुल के चर्चा की, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ा। इस प्रकार भारतीय अंग्रेजी साहित्य को पुनर्परिभाषित किया और महिलाओं को खुद को अभिव्यक्त करने को सशक्त बनाया, कि महिलाएं ही खुद आगे आए और उनके संबंधित वो अपने मुद्दे उठाएं, हर क्षेत्र में, हर विषय के। इनकी आत्मकथा है माय स्टोरी, एक महिला के भीतर की दुनिया के ईमानदार चित्रण और सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देने के मामले में अभूतपूर्व थी। फिर आदिवासी समुदायों के संघर्षों पर केंद्रित लेखन किया। महाश्वेता देवी, बहुत बड़ा नाम है, महाश्वेता देवी, विपुल रचनाएं हाशिए, मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर पड़े और आदिवासी समुदायों के संघर्षों पर केंद्रित थी। उनकी दुर्दशा को मुख्यधारा की चेतना में लाती थी और सामाजिक न्याय और सुधारों की वकालत किया। ठीक है, तो इनकी एक कृति बहुत प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं, 1084 की मां, 1084 की मां, और रुदाली जैसी कृतियों के समाज के उत्पीड़ित वर्गों के संघर्षों की ओर ध्यान आकर्षित किया और सामाजिक विमर्श को प्रभावित किया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है साहित्यिक विमर्श को किस प्रकार आकार दिया। जैसे सामाजिक अन्याय को संबोधित करना, महाश्वेता देवी ने कबीलाई लोगों के साथ, जनजातीय लोगों के साथ जो सामाजिक अन्याय हो रहे थे उनको संबोधित किया। पहचान और आत्म सम्मान की खोज, अनीता देसाई, क्लियर लाइट ऑफ डे इनकी किताब है। ठीक है, ये पारिवारिक रिश्तों और व्यक्तिगत पहचान की पड़ताल करती है। मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, मिसेस पांडे, ये सब नहीं, नाम होता है एक स्त्री का, है ना, एक नाम होता है। कि हमारे समाज में, ज्यादातर समाजों में क्या होता है कि एक स्त्री विवाह के पूर्व के फलाने की बेटी, धमाके की बेटी के नाम से जाने जाती है, और विवाह के बाद फलाने की पत्नी, धमाके की पत्नी के नाम से जाने जाती है। तो नाम ही नहीं होता है, मिसेस वर्मा, मिसेस कपूर, मिसेस ये, मिसेस वो, तो नाम तो पहचान होता है भाई एक स्त्री का ना। तो उस पर फोकस किया अनीता देसाई जी ने। और नारीवादी विमर्शों का समर्थन, कि नारीवादी विषयों को शामिल किया, जैसे इस्मत चुगताई,
कि लिहाफ ने महिला कामुकता और उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित किया, जिससे रूढ़िवादी समाजों में महिलाओं के अधिकारों पर विवाद और चर्चाएं शुरू हुई। फिर साहित्यिक आंदोलनों को प्रभावित करना, जैसे कमला मार्कंडेय की कृतियां जैसे कि नेक्टर इन द सीव, और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालना, जैसे महिला लेखकों ने मानसिक बीमारी को कलंक मुक्त करने और साहित्य और समाज में मनोवैज्ञानिक कल्याण की बेहतर समझ को बढ़ावा देने में योगदान दिया। जैसे शशि देशपांडे की किताब दैट लॉन्ग साइलेंस एक भारतीय गृहिणी की मानसिक उथल पुथल को दर्शाती है तथा महिलाओं पर सामाजिक दबाव के मनोवैज्ञानिक, कितना महत्वपूर्ण विषय है, सामाजिक दबाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो महिलाओं पर जो परिवार में, परिवार के बाहर जो समाज में दबाव पड़ता है, उन दबावों का उनके मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ता है, इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसपे आमतौर पे पुरुष समाज या हमारा ओवरऑल समाज सोचता भी नहीं है। फिर ऐतिहासिक और राजनीतिक विषयों की खोज, जैसे झुंपा लाहिड़ी की पुस्तक द नेमसेक आव्रजन माइग्रेशन और पहचान की जटिल समस्याओं के विषय में बताता है। तो ये सारी चीजें आपने प्रश्न की मांग को पूरा किया। फिर निष्कर्ष में देना होगा कि भारतीय महिला लेखकों का योगदान परिवर्तनकारी रहा है। विविध स्वरों और आख्यानों के साथ साहित्य को समृद्ध किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नए विषयों और अभिनव रूपों की उनकी निरंतर खोज भारतीय साहित्य के लिए एक जीवंत और समावेशी भविष्य का वादा करती है, जो विभिन्न अनुभवों और दृष्टिकोणों को दर्शाती है। निष्कर्ष लिखा आपने और ये समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व युद्ध के बाद नए राष्ट्रों का जन्म हुआ और पुराने साम्राज्यों का पतन हुआ। इस बात पे आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है, कमेंट, इस बात पे आपको कमेंट करना है कि विश्व युद्धों के बाद प्रथम और द्वितीय नए राष्ट्रों का जन्म हुआ। तो विश्व युद्ध जब हुए ना, तो वो साम्राज्यों के पतन का एक बड़ा कारण बन गए, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का पतन हुआ। तो बड़े बड़े साम्राज्य का पतन हुआ, और साम्राज्यों का जब पतन हुआ, रूस का साम्राज्य, रोमानोव, ऑस्ट्रो हंगेरियन, तो बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन से राष्ट्र राज्यों का उदय और विकास हुआ। तो विश्व युद्धों के बाद नए राष्ट्रों का जन्म हुआ और पुराने साम्राज्यों का पतन हुआ। इस बात पर आपको टिप्पणी करनी है। तो प्रश्न की मुख्य मांग है कि विश्व युद्धों के बाद नए राष्ट्रों का उदय और पुराने साम्राज्यों का अंत किस प्रकार हुआ, इस संदर्भ में चर्चा करनी है और यह बताना है कि कैसे कुछ पुराने राष्ट्रों और साम्राज्यों ने विश्व युद्ध के बाद भी अस्तित्व बनाए रखा। तो कुछ पुराने राष्ट्र और कुछ पुराने साम्राज्य विश्व युद्ध के बाद भी बने रह गए, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुछ किंगडम्स बने रह गए, वो नहीं खत्म हुए। अब देखिए, संदर्भ, सेंट्रल थीम हमें परिचय देने के लिए मिला है विश्व युद्ध और नए राष्ट्र और पुराने साम्राज्य। तो विश्व युद्धों के बाद वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से पुनर्निर्धारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक रूप से पुनर्निर्धारित किया गया वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को, जिससे पुराने साम्राज्यों का पतन और नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इस अवधि ने उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाई, उपनिवेशवाद कमजोर पड़ा, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय कि एक राष्ट्र खुद अपना निर्णय ले, अब वो बाहरी निर्णय से स्वतंत्र होगा, संप्रभु इकाई होगा, और जियो पॉलिटिकल भू राजनीतिक सीमाओं के पुनर्विन्यास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तो ये आपने परिचय दे दिया और इसके बाद आपको बताना है कि नए राष्ट्रों का उदय और पुराने साम्राज्यों का पतन हुआ। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, मध्य पूर्व का
पुनर्गठन किया गया, क्योंकि पहले इस क्षेत्र में एक साम्राज्य हुआ करता था मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, उसको बोलते थे ओटोमन साम्राज्य। और प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य की पराजय हुई थी, और ओटोमन साम्राज्य, ये जो पक्ष पराजित हुआ, इसको खत्म करके राष्ट्र राज्य प्रणाली का उदय हुआ, राष्ट्र बने जैसे तुर्की तुर्की जैसे सेवरस 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस की संधि, और 1923 में लुसाने की संधि ने आधुनिक तुर्की को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाई। तुर्की इराक और सीरिया के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पुराना साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य, जो पिछले 600 वर्षों से चला आ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में वो समाप्त होता है और उसके स्थान पर नए राष्ट्रों का उदय होता है, जैसे तुर्की, ईरान और सीरिया। इसी समय 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोरिया का विभाजन किया गया और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग अलग कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए भू राजनैतिक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के परिणाम स्वरूप कोरिया को दो अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया गया, और 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री अक्षांश समानांतर, ऐसे अक्षांश, लैटिट्यूड 38 डिग्री लैटिट्यूड, डीमिलिटराइज्ड जोन, विसैन्यीकृत क्षेत्र का निर्माण किया गया, और उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग अलग करके दो अलग राष्ट्र बना दिए गए। फिर सोवियत विस्तार और पूर्वी यूरोप अगर हम ले, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने कई क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो सुपर पावर रह गए थे, आप जानते हैं, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था कि विश्व की अर्थव्यवस्था को किस दिशा में मोड़ लें। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार की नीति का पक्षधर था, पूंजीवाद का पक्षधर था, वहीं सोवियत रूस साम्यवाद का पक्षधर था और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पसंद करता था। तो दोनों ही महाशक्तियां दुनिया को अपने अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक विचारों के अनुरूप बदलने का प्रयास कर रहे थे। तो सोवियत संघ ने, जो सोवियत रशिया था, कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और आश्रित राज्यों की स्थापना, डिपेंडेंट स्टेट, जैसे पोलैंड की सीमाएं पुनः निर्धारित कर दी गई। जर्मनी, पूर्वी जर्मनी हो गया, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे देश सोवियत संघ के प्रभाव में आ गए। इधर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के परिणाम स्वरूप एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद कमजोर पड़ा और उसका अंत हुआ, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां, जो यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां थी, वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में बेहद कमजोर पड़ गई थी, और अब उनके द्वारा उपनिवेशों पर पकड़ बना के लंबे समय तक रख पाना संभव नहीं रह गया था। यह भी उपनिवेशों के आजादी का एक कारण बन रहा था, यद्यपि कि उपनिवेशों की आजादी का मुख्य कारण उनके यहां चल रहा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ करता था, लेकिन बाह्य कारक के रूप में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और विश्व युद्धों ने यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों को कमजोर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन की एक लहर उठी, क्या पहले से चली आ रही थी, और आजाद उपनिवेशों को आजादी प्रदान करने की लहर एक्चुअली उठी। तो भारत ने, जैसे उदाहरण के लिए, भारत ने 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे एशिया और अफ्रीका के कई अन्य उपनिवेशों को स्वशासन प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। इसी समय 1948 में इजराइल का गठन किया गया, क्योंकि यहूदियों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। इजराइल का गठन, क्योंकि बड़ी संख्या में यहूदी लोगों को मार काट दिया गया था, खासतौर पे हिटलर, जो जानते हैं आप लोग, हॉलोकास्ट बोलते हैं उसको, हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल की स्थापना। तो संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव संख्या 181 के तहत फिलिस्तीन को दो राज्यों में विभाजित करने की
का प्रस्ताव रखा, एक अरब और दूसरा यहूदी, जिससे यहूदियों को एक मातृभूमि मिल गई। और यद्यपि कि इसका नतीजा ये हुआ कि अभी भी ये बड़ी रूप में समस्या बना ही हुआ है। और आप लोग अभी करंट अफेयर्स में हिजबुल्लाह वर्सेस और लेबनान वर्सेस इजराइल ये सब पढ़ ही रहे हैं, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो पुराने राष्ट्रों और साम्राज्यों की निरंतरता हुई, तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ चलता रहा, ब्रिटिश उपनिवेशों की स्वतंत्रता तो मिली, उसके बावजूद ब्रिटेन ने क्या बना दिया, कॉमनवेल्थ बना दिया, राष्ट्रमंडल बना दिया। और नए आजाद देशों को, जो इंग्लैंड से आजाद हुए थे, उन्हें कॉमनवेल्थ के तहत रख दिया गया। और जब कॉमनवेल्थ के तहत रख दिया गया तो भी इंग्लैंड ने उन पर अपना परोक्ष अधिकार जमाए रखने का प्रयास किया। इसने सदस्य देशों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहन दिया और ब्रिटेन की सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को बनाए रखा, कि एक सॉफ्ट पावर के तौर पे ब्रिटेन कॉमनवेल्थ के थ्रू अपनी पहचान बनाए हुए था। ठीक है, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहे और ब्रिटिश सम्राट को औपचारिक प्रमुख के रूप में मान्यता प्रदान की गई, कि औपचारिक प्रमुख, इनका राष्ट्र प्रमुख औपचारिक ब्रिटिश सम्राट ही होगा। फिर फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र, उपनिवेशीकरण की लहर के बाद भी फ्रांस ने फ्रांस के कई अभिन्न अंग के रूप में कई विदेशी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जिससे इसकी वैश्विक रणनीतिक हितों में योगदान मिला और वैश्विक शक्ति के रूप में इसकी स्थिति बनी रही। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी फ्रांस ने अपने कई कॉलोनीज पे अपना कंट्रोल बना करके रखा था, जैसे फ्रेंच गयाना, रीयूनियन और न्यू कैलेडोनिया को फ्रांसीसी विदेशी विभागों के रूप में शासित किया जाता रहा। फिर सोवियत, एक पॉइंटर और ले रहे हैं हम लोग, सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने अपने वैचारिक और भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया, जो सोवियत नीतियों द्वारा प्रेरित था। सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव बढ़ा। ठीक है, दो ही सुपर पावर मैंने आपको बताया, दो ही महाशक्तियां थी और दो महाशक्तियां अब लगातार अपना प्रभाव दुनिया पर बढ़ाती जा रही थी। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ ने अपने वैचारिक और भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार किया, जो सोवियत नीतियों से प्रेरित था, जिसने साम्यवादी विचारधारा से संबंध डिपेंडेंट स्टेट्स को शामिल करना था। तो एक तरफ लगातार जहां यूएसए अपने प्रभाव के अंतर्गत यूरोपीय देशों को लाता जा रहा था, जैसे नेटो के 10 यूरोप के 10 देश जो अमेरिका के प्रभाव में आए नेटो, तो नेटो बना और फिर इसका प्रत्युत्तर में सोवियत रूस ने वार्सा पैक्ट किया और उसमें भी कुछ देशों को सम्मिलित किया। और संयुक्त राज्य अमेरिका का वैश्विक आधिपत्य, उसकी धाक भी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो द्वितीय विश्व के बाद दो ही थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, जिन्होंने दुनिया पर अपनी धाक जमाई। और हम ये भी जानते हैं कि इस रेस में, सोवियत रूस और अमेरिका के रेस में, सोवियत रूस लंबे समय तक तो टिक नहीं पाया। 1991 में जाके सोवियत रूस टूट गया और रूस और 15 अन्य देश सोवियत रूस से अलग हो जाते हैं, सोवियत रूस का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो 1991 के बाद अब दुनिया एक ध्रुवीय यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाती है, जबकि 1945 से 1991 तक दुनिया दो ध्रुवी बाइपोलर वर्ल्ड थी, अब यूनिपोलर। ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इसी बीच जापान का परिवर्तन हुआ। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी पराजय के बावजूद भी जापान ने औद्योगिक उन्नति की, तकनीकी नवाचार किया, गुणवत्ता पूर्ण विनिर्माण पर ध्यान करते हुए एक प्रमुख राजनीतिक ना सही लेकिन आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को परिवर्तित किया। जैसे टोयोटा, होंडा और निस्सन, टोयोटा, होंडा और निस्सन जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज दुनिया भर में छाई हुई हैं। टोयोटा, इनोवा, फॉर्चूनर या फॉर्चूनर जो भी है, ठीक है ना, भोजपुरी में वो फॉर्चूनर होता है, स्कॉर्पियो हो जाता है। ठीक है, फले फुल स्कॉर्पियो तो महिंद्रा का है। तो टोयोटा, होंडा और निस्सन
युद्ध के बाद अत्यधिक फूले फिले, क्यों? उन्होंने जापान के औद्योगिक विकास और उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण मशीनरी पर ध्यान केंद्रित किया। तो जापान ने जब अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आगे बढ़ाया ना, पराजय के बाद, तो आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। वो सैन्य क्षेत्र में ज्यादा उलझा ही नहीं, उसने पैसा फंड्स सैन्य क्षेत्र में डाइवर्ट नहीं किए, औद्योगिक क्षेत्र में डाइवर्ट किए। तो इतना सब आपने बताया, और लास्ट में निष्कर्ष देना होगा कि विश्व युद्धों के बाद नए राष्ट्रों का उदय और पारंपरिक साम्राज्यों के पतन ने समकालीन वैश्विक गतिशीलता के लिए मंच तैयार किया था। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, ये ऐतिहासिक बदलाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करना जारी रखते हैं, जो आधुनिक भू राजनीति पर वैश्विक युद्धों के स्थायी प्रभाव को उजागर करते हैं। ये निष्कर्ष देके आप अपने तरीके से भी आसान निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। और ये फिर प्रश्न समाप्त होता है। फिर देखिए लिखा हुआ है 5वां प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति को लेकर के है कि फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करने वाले सामाजिक और आर्थिक कारकों की चर्चा कीजिए। आसान है। और फ्रांसीसी समाज पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करिए। तो प्रेरित करने वाले सामाजिक कारक और आर्थिक कारकों की चर्चा करनी है। तो कारण पूछे हैं, सामाजिक और आर्थिक कारण पूछे हैं, राजनीतिक कारण नहीं पूछा गया है। तो राजनीतिक कारण पे ज्यादा फोकस नहीं करिएगा, उसी चीज पे फोकस करिए जो प्रश्न की मांग है। और फिर समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, समाज पर इसके प्रभाव का चीरफाड़ विश्लेषण करना है। तो प्रश्न की मुख्य मांग समझ गए हम। सामाजिक कारकों पर चर्चा करना है, आर्थिक कारकों पर चर्चा करना है जिनकी वजह से ये क्रांति घटी, और समाज पर इन क्रांति के प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो प्रश्न आसान है, सारी चीजें प्रश्न में ही बता दी गई हैं। क्या कुछ आपसे पूछा जा रहा है, क्या मांग है, तो उन मांगों की आपूर्ति कीजिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। तो यहां सेंट्रल थीम फ्रांस की क्रांति है, और आप फ्रांस की क्रांति का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए कि 1789 में प्रारंभ हुई फ्रांस की क्रांति ने जो गहन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से प्रेरित थी, जिसके कई सारे कारण थे, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण थे, इसने फ्रांसीसी समाज, न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि अर्थव्यवस्था और राजनीति को भी बड़े पैमाने पर रूपांतरित किया। और इसने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तन कर फ्रांस को गणतंत्र बनाया, और मानवाधिकारों के पक्ष में वैश्विक आंदोलनों की लहर को प्रेरित किया, और एक बेहतरीन फ्रांसीसी समाज की नींव रखी। संक्षिप्त परिचय दे दिया, संक्षिप्त से थोड़ा ज्यादा हो गया, आपको और छोटा करना पड़ेगा। फिर सामाजिक कारक, तो फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक कारक थे ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारण यह था कि फ्रांस के समाज में असमानता व्याप्त थी। कि फ्रांस के समाज में 3 स्टेट्स हुआ करते थे, 3 भाग हुआ करते थे, 3 स्टेट्स, ठीक है। तो सामंतों का एक स्टेट्स होता था, और उस पादरियों का, चर्च के पदाधिकारियों का एक स्टेट होता था। तो ये प्रथम और द्वितीय स्टेट्स बनते थे, और बाकी जितने लोग फ्रांस में होते थे सब के सब तृतीय स्टेट्स में आते थे। और प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के लोगों को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि तृतीय स्टेट्स के लोग करों के बोझ तले भयानक रूप से दबे हुए रहते थे। तो करों के बोझ से दब गए थे। तो कठोर सामाजिक हायरार्की बनी हुई थी, पदानुक्रम बना हुआ था। कठोर सामाजिक पदानुक्रम ने समाज को प्रथम स्टेट पादरियों का, द्वितीय स्टेट फ्यूडल लॉर्ड्स सामंतों का, और तृतीय स्टेट आम जनों का। तो ये प्रथम और द्वितीय के बाद जो बच गए सब के सब, चाहे बड़े बिजनेसमैन, चाहे छोटे बिजनेसमैन, चाहे व्यापारी, चाहे मध्यम वर्ग के लोग, चाहे निम्न वर्ग के लोग, किसान, मजदूर, घरेलू नौकर चाकर, सब तृतीय स्टेट में आते थे, जिससे तृतीय स्टेट के लोगों में असंतोष व्याप्त होता था। उदाहरण के लिए थर्ड स्टेट को सीमित राजनीतिक शक्ति प्राप्त थी, और सारे करों का बोझ थर्ड स्टेट के लोगों पर ही पड़ता था, और प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के लोग टैक्स नहीं पे करते थे, और उन पे तरह तरह के सामंती दायित्व तो थोपे गए थे। कई बार उनसे फ्री फोकट में काम भी ले लिया जाता था, और उनको पेमेंट भी नहीं किया जाता था, है ना। और तो और चर्च भी किसानों से उनकी उपज का 10% वसूलता था, कि चर्च को भी आप 10% दीजिए और सामंतों को भी दीजिए। कुल मिला जुला के लोगों के पास कुछ बच ही नहीं रहा है, ठीक है। और इसी समय देखिए, चूंकि
प्रबोधन का विचार, जो एज ऑफ एनलाइटेनमेंट यूरोप में 16वीं 17वीं शताब्दी में एज ऑफ एनलाइटेनमेंट आ रहा था, नए नए विचारक आ रहे थे, नए नए विचार दे रहे थे, औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति में नई नई चीजें फैली थी, इनोवेशन हुआ था। तो प्रबोधन का विचार भी फ्रांसीसियों में क्रांतिकारी भावनाओं को प्रेरित कर रहा था और ये आवाज उठ रही थी कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे विचारों को बढ़ावा दिया गया। और फ्रांस के समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ और जो मिडिल क्लास था फ्रांस का, वो इन सारे विचारों को आगे रख रहा था और वैकल्पिक मार्ग सुझा रहा था कि अगर हम राजतंत्र को उखाड़ के फेंक दें तो कौन सी नई व्यवस्था होगी। तो जैसे मॉन्टेस्क्यू थे, मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि अगर राजतंत्र को उखाड़ के फेंक देंगे तो राज्य की सत्ता को 3 भागों में बांट देते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे। तो वॉल्टेयर, रूसो जैसे दार्शनिकों ने राजशाही की आलोचना की, तर्क और समानता पर आधारित समाज की वकालत की। ठीक है, फिर पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाएं, जो बढ़ता हुआ पूंजीपति वर्ग था, उसके अतिरिक्त जो मध्यम वर्ग था, अब मध्यम वर्ग ने अभिजात वर्ग के साथ टकराव को देखते हुए अपने आर्थिक प्रभाव के अनुरूप राजनीतिक शक्ति और सामाजिक स्थिति की मांग की, है ना। क्योंकि जो थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, तो थर्ड स्टेट के अमीर लोग अपने लिए राजनीतिक शक्तियों की भी मांग कर रहे थे कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सार्वजनिक शिकायतें एक ही जैसी थी कि राजशाही जो राजा था लुई 16वां, लुई 16 और राजमहल बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था, आमदनी अठन्नी और खर्चा 500 रुपया। लुई है ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया छोटे लोगों का होता है, वो शासक है। तो राजशाही की विलासिता और अक्षमता को लेकर व्यापक जन असंतोष फैला हुआ था। जैसे वर्साय में अत्यधिक खर्च की घटनाएं उजागर हुई, इन्होंने क्रांतिकारी उत्साहों को बढ़ा दिया था। तो विलासितापूर्ण राजशाही की विलासितापूर्ण जीवन शैली। आर्थिक कारण पे आते हैं तो करों का बहुत ज्यादा बोझ है, ऋण और वित्तीय संकट चल रहा है। करों का बोझ, ऋण, वित्तीय संकट, बीच बीच में फसलें खराब हो जाया करती थी, अकाल पड़ जाया करता था, आर्थिक कुप्रबंधन हो जाता था। और अगर कोई वित्त मंत्री आर्थिक कुप्रबंधन को ठीक करने का प्रयास भी करता था तो राजा उसे पसंद नहीं करता था, उसे हटा देता था, है ना। जैसे निक्कर और कैलोन, ये लुई 16वें के मित्र वित्त मंत्री थे। इन्होंने ठीक करने का, आर्थिक स्थिति को, कुप्रबंधन को ठीक करने का प्रयास किया, पता इन्हीं को राजा ने ठीक कर दिया, हटा दिया इनके पोस्ट से। तो इससे भी लोग बहुत ज्यादा भड़क गए और उन्होंने क्रांति कर दी। तो औद्योगिक क्रांति जो चल रही थी इंग्लैंड वगैरह में शुरुआती चरणों में, तो औद्योगिक क्रांति के शुरुआती चरणों में पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया। तो जो लघु और कुटीर उद्योग होते थे वो प्रभावित हुए, लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। फ्रांस में भी जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो आम लोगों पर इसका असर आया, क्यों मशीनीकृत उत्पादन की प्रक्रिया ने शुरुआत में कुशल श्रमिकों की आजीविका को खतरे में डाल दिया, जिससे आर्थिक शिकायतें बढ़ गई थी। तो बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक कारण थे। लुई 16वां भी अपने आप में, उसकी विलासितापूर्ण जीवन शैली भी एक कारण था। और समाज पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, देखिए इसका प्रभाव यह हुआ कि वो स्टेट वाली व्यवस्था समाप्त हुई। स्टेट्स, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स, तृतीय स्टेट्स, सामंतवाद का उन्मूलन हुआ, धर्म निरपेक्षता का उदय हुआ, चर्च के डोमिनेंस में कमी आई, गणतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना हुई कि अब हेड ऑफ द स्टेट, चुना हुआ राज्य का जो अध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति होगा, वो चुना हुआ होगा, वो ऐसे ही नहीं होगा कि कोई राजा होगा या किसी एक परिवार का होगा। इससे देखिए सामाजिक गतिशीलता बढ़ी, तो क्योंकि कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए और सभी के लिए अब अवसर उपलब्ध हो चुके थे। महिलाओं के अधिकारों की वकालत की गई, यद्यपि कि महिलाओं को अभी सीमित अधिकार ही थे, लेकिन सीमित ही से ही कम से कम कुछ तो अधिकार मिले। तो इतने सारे असर आए। तो ये आपने परिचय दिया, मुख्य मांग को पूरा किया और अंत में आपने इसमें निष्कर्ष लिखा
कि गहन सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रेरित फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांसीसी समाज को एक नया आकार दिया बल्कि आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शासन पर एक स्थायी विरासत भी छोड़ी और दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नए विचारों से प्रेरित किया। इस प्रकार से निष्कर्ष लिख के आप जल्दी से अगले प्रश्न पर बढ़ जाइए कि लिखा हुआ है, पश्चिम की तुलना में जापान में देरी से आने वाली औद्योगिक क्रांति में अद्वितीय कारक शामिल थे। अद्वितीय कारक शामिल थे, ठीक है। मतलब पश्चिम में औद्योगिकरण जल्दी हुआ, जापान में औद्योगिकरण देर से हुआ। जैसे इंग्लैंड का औद्योगिकरण 1813 में हो गया और जापान का औद्योगिकरण 1904-1905 के आसपास हुआ। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि जापान का औद्योगिकरण पश्चिम के औद्योगिकरण की नकल थी, न कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम था। देखिए, पश्चिम की तुलना में जापान में देर से आने वाली औद्योगिक क्रांति में अद्वितीय कारक शामिल थे। उदाहरण देना है आपको और उदाहरण दे करके इस कथन को साबित करना है, सिद्ध करना है। तो विश्लेषण करना है कि जापान में देर से हुई औद्योगिक क्रांति ने पश्चिम की तुलना में अद्वितीय कारक, कौन से वो अनोखे कारक हैं कि इनके यहां तो ना पुनर्जागरण हुआ था, ना सुधार आंदोलन हुए थे, फिर भी जापान ने अपना औद्योगिकरण कैसे कर लिया। यानी कि पश्चिम में जो कुछ भी हुआ था उसकी सटीक तरीके से लेकिन चयनात्मक तरीके से नकल उतारते हुए, उनसे सीखते हुए जापान ने अपना औद्योगिकरण कर लिया था, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जापान के एक राजा, बड़े प्रगतिशील थे, मेइजी। इसको मेइजी रेस्टोरेशन भी बोला जाता है। और जापान और पश्चिम की औद्योगिक क्रांति में विभिन्न समानताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो परिचय, जापान की औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में तो 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकार से लेकर के 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक हुई, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक हुई औद्योगिक क्रांति ने वस्त्रों, भाप शक्ति, कारखाना प्रणाली में नवाचारों के साथ उत्पादन में क्रांति ला दी, ठीक है। पश्चिम में यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई, जबकि जापान का औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ, जिसकी विशेषता राज्य के नेतृत्व में औद्योगिकरण और पश्चिमी तकनीक को तेजी से अपनाना था। राज्य के नेतृत्व में औद्योगिकरण और पश्चिमी शक्ति को अपनाना था, यही जापान की खास बात थी औद्योगिकरण में, कि राज्य प्रायोजित औद्योगिकरण था और पश्चिमी तर्ज पर पश्चिम की नकल मारते हुए उनसे सीखते हुए था, ठीक है। देर से हुई औद्योगिकरण के अद्वितीय कारक, राज्य के नेतृत्व में औद्योगिकरण, ठीक है। मेइजी रेस्टोरेशन, मैंने आपको बोला मेइजी रेस्टोरेशन, पश्चिम मॉडल जो है वेस्टर्न मॉडल, उसको जापान के लोगों ने बड़े ही सेलेक्टिव, बड़े ही चयनात्मक तरीके से अपनाया, ये दूसरा पॉइंटर मिला। तीसरा, जापान का फोकस शिक्षा और मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना था। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया गया, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, शैक्षणिक संस्थाओं में पैसा लगाया गया, निवेश किया गया, तकनीक को उन्नत किया गया, नई पद्धतियों को सीखने के लिए छात्रों को विदेश भी भेजा गया, अमेरिका भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया, और अमेरिका और इंग्लैंड जा करके इन लोगों ने वहां के मॉडल को समझा, पश्चिमी मॉडल को समझा। जब वापस जापान आए तो उसी तर्ज पे इन्होंने जापान के औद्योगिकरण के प्रयास प्रारंभ किए। जैसे जापानी छात्रों को यूरोप और अमेरिका में अध्ययन करने के लिए भेजना, टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थाओं की स्थापना, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए शिल्प और कृषि को बढ़ावा देना। मतलब कुल मिला के एक लाइन में यूं समझिए कि जापान ने पश्चिम से सीखा, उनसे प्रेरणा ली, उनकी नकल भी उतारी, लेकिन अपनी संस्कृति की चीजों को बचाते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए, अपने संस्कृतियों को प्रभावित नहीं होने दिया जापानीज लोगों ने, ठीक है। और देखिए मित्सुबिशी कंपनी, आधुनिक शिपयार्ड, पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों के उद्योगों के साथ सह अस्तित्व में थे। मतलब पारंपरिक चीजें भी चल रही हैं और औद्योगिकरण भी चल रहा है, जिससे संतुलन बना रहा। फिर जैबित्सु प्रणाली,
जैबित्सु प्रणाली, पारिवारिक स्वामित्व वाले समूह उभरे। पारिवारिक स्वामित्व वाले समूह जिन्होंने अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित किया और अपने विशाल संसाधनों और प्रभाव के माध्यम से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। तो पारिवारिक स्वामित्व वाले समूह जैबित्सु, जैसे मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो, यासुदा जाइबात्सु ने विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जापान का औद्योगिकरण हुआ। फिर सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया और सब्सिडी उपलब्ध कराई। फिर सांस्कृतिक अनुकूलन और राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र की गौरव, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अपने संस्कृति को बचाते हुए जापान का औद्योगिकरण करना, यह बड़ी ही अनोखी बात थी। ठीक है। और सैन्य सुधार किए गए। तो सामुराई जो योद्धा वर्ग था ना, जापान का परंपरागत योद्धा वर्ग, उनको बनाए रखते हुए नई सैन्य तकनीक को शामिल करना। तो एक चीज आप देख रहे हैं ना, ध्यान से यहां पे देख रहे हैं, जापान अपनी पुरानी चीजों और नई चीजों के बीच में जबरदस्त संतुलन बनाए हुए और नई चीजों के आने से पुरानी परंपराओं को खत्म नहीं किया जा रहा है। और समानताएं क्या है देखिए, तकनीकी, दोनों में तकनीकी नवाचार, बिना नवाचार के तो हो ही नहीं सकता ना। भाप, जैसे भाप का इंजन दोनों जगह आएगा, शहरीकरण दोनों जगह कॉमन होगा, औद्योगिक आधार मशीनरी वगैरह ये कॉमन होगा। ठीक है ना। जैसे इंग्लैंड का मैनचेस्टर और जापान में ओसाका के कपड़ा कारखाने यहां मैच कर रहा है। तो औद्योगिक आधार, शहरीकरण और तकनीकी नवाचार ये समान है। श्रम का शोषण होगा ही होगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो, ये समान है। सामाजिक परिवर्तन की दिशा एक जैसे होगी, क्योंकि नए श्रमिक वर्ग का उदय और सामाजिक मापदंड बदल जाएंगे। ठीक है। श्रमिक आंदोलनों का गठन, बुनियादी ढांचे का विकास, ये समानताएं थी। तो इसके बाद आपको फिर लास्ट में मतलब निष्कर्ष लिखना ही लिखना पड़ेगा। तो मूल रूप से आप छोटा सा लिख सकते हैं कि जापान ने पश्चिम की तर्ज पर पश्चिमी देशों, यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरणा लेते हुए, उनके तर्ज पर उनसे सीखते हुए अपना औद्योगिकरण किया, परंतु अपनी परंपरागत संस्कृति, परंपरागत उद्योग धंधों को बचाते हुए अपना औद्योगिकरण 1904 या 1905 के आसपास पूर्ण कर लिया था। ऐसे छोटा सा निष्कर्ष। और अब आखिरी सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है, अमेरिकी क्रांति को अक्सर वाणिज्यवाद के विरुद्ध राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, वाणिज्यवाद, और पूंजीवाद राज्य का आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप। तो अमेरिकी क्रांति जब हुई ना, तो अमेरिकी क्रांति में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नकार दिया गया और यह बोला गया कि मार्केट को फ्री हैंड दीजिए, वो डिमांड और सप्लाई से चलता है और राज्य का काम व्यापार वाणिज्य करना नहीं होता है। तो अमेरिकी क्रांति को अक्सर वाणिज्यवाद के विरुद्ध आर्थिक विद्रोह के रूप में देखा जाता है। इसके दीर्घकालिक प्रभावों की तर्ज पर दृष्टिकोण का उदाहरण देते हुए पुष्टि करिए। दीर्घकालिक प्रभाव की तर्ज पर इस दृष्टिकोण का उदाहरण देते हुए पुष्टि करिए। तो प्रश्न की मुख्य मांग क्या है? चर्चा कीजिए कि कैसे अमेरिकी क्रांति को अक्सर वाणिज्यवाद के विरुद्ध आर्थिक विद्रोह के रूप में देखा जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और वाणिज्यवाद की अवधारणा दोनों के लिए क्रांति के दीर्घकालिक परिणामों पर प्रकाश डालें। तो यहां सेंट्रल थीम है अमेरिका की क्रांति और अमेरिका की क्रांति और वाणिज्यवाद, मर्केंटाइलिज्म, वाणिज्यवाद के विरुद्ध विद्रोह। तो अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक औपनिवेशिक विद्रोह था, क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका में 13 उपनिवेश थे और ये 13 के 13 उपनिवेश अमेरिका में इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड के उपनिवेश थे, उपनिवेश 13 उपनिवेश, और ये उपनिवेश थे इंग्लैंड के, और इंग्लैंड इनकी
इंग्लैंड का राज्य इनकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखता था। तो अमेरिका एक उपनिवेश के रूप में अमेरिका ये नियंत्रण में था, किसके? इंग्लैंड के अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में था। तो अमेरिकन ने फिर विद्रोह कर दिया। तो अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक औपनिवेशिक विद्रोह था। एक औपनिवेशिक विद्रोह था जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। और वाणिज्यवाद, ठीक है, ये एक संक्षिप्त परिचय आपने दिया, वाणिज्यवाद और अमेरिकी क्रांति। और फिर इसमें बताना है आपको आर्थिक विद्रोह था, क्योंकि इंग्लैंड ने अमेरिका के व्यापार पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, जैसे नेविगेशन एक्ट हो गया, या फिर करों का अधिरोपण, बहुत ज्यादा कर लगाए गए थे, कागज प्रत्यक्ष कर लगा दिए गए थे, कागज के टुकड़े खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी देना, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, ये सब, या फिर आयात शुल्क। इसके अलावा मौद्रिक नियंत्रण, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इंग्लैंड का मौद्रिक नियंत्रण बना रहता था। कच्चे माल का लगातार शोषण चलता रहता था, ये बताना है आपको। फिर एकाधिकार और कराधान प्रणाली, ये अमेरिकन के फेवर में नहीं थी। अमेरिका की लगातार आर्थिक निर्भरता इंग्लैंड पर बनी हुई थी। ये सारे पॉइंटर्स आपको लेने हैं। और आर्थिक बोझ, जो भी इंग्लैंड जो भी युद्ध वगैरह करता था, उसका सीधा आर्थिक बोझ उठा के अमेरिकन कॉलोनीज पे 13 उपनिवेशों पर थोपता था। और इसीलिए थक करके, हार करके लास्ट में अमेरिकन ने 4 जुलाई 1776 को विद्रोह कर दिया। विद्रोह तो 1761 से होते हुए 1773 तक मेनली चला, लेकिन 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 उपनिवेश इंग्लैंड से इन सब कारणों से आजाद हो गए और मिल करके एक नया देश बना, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका नाम दिया गया। तो इंग्लैंड की शोषक परक नीतियों के विरुद्ध यह विद्रोह था। तो अमेरिकी क्रांति के बहुत सारे दीर्घकालिक परिणाम आए। खास तौर पे आर्थिक स्वतंत्रता मिली, विकास प्रारंभ हुआ, व्यापार का विस्तार हुआ, ये सब पॉइंटर्स आप लीजिए। व्यापार का विस्तार, पश्चिम की ओर विस्तार हुआ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ये बताना है आपको। और राजनीतिक और कई प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक सुधार हुए, और वाणिज्यवाद का पतन हुआ, उसके स्थान पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, आर्थिक विचारों का प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है अमेरिका में, और औपनिवेशिक स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा, और दुनिया के उपनिवेशों को अमेरिका ने प्रेरणा दी कि किस प्रकार लड़कर आजादी हासिल की जाती है। ये सब बता दीजिए। और लास्ट में एक संक्षिप्त निष्कर्ष लिख दीजिए कि अमेरिकी क्रांति मुख्य रूप से आर्थिक नीतियों के खिलाफ आर्थिक शिकायतों से प्रेरित थी। आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की खोज ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभारा और वाणिज्यिक सिद्धांत के पतन में योगदान दिया, जिससे मुक्त व्यापार और औद्योगिक विकास का युग प्रारंभ हुआ। ये बताया हमने, ठीक है। तो ये 7 सवाल थे जिसको हमने हल किया। अधिकांश सवाल विश्व इतिहास के थे, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इस पे हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन लिए, सॉल्व किया। और आप लोग फिर आगे इस सीरीज को हम तो जारी रखेंगे ही, आप भी हमसे जुड़े रहिएगा, इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, अपना पार्ट निभाते रहिएगा। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके और आपको उत्तर लेखन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सके, जिससे जल्दी से जल्दी आप लोगों का चयन हो। कि आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, रिवीजन करिएगा, आंसर राइटिंग करिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।